नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल DRS मैथ्स DRS टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका में अभी तक हमने ये जाना कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनकी राजधानी क्या क्या है, उनकी लोकेशन आपने देखी और आपने देखा कि सी, गल्फ, स्ट्रेट कौन कौन सी हैं जो साउथ अमेरिका के चारों तरफ हैं। उसके साथ ही साथ आपने फिजिकल फीचर्स देखा। फिजिकल फीचर्स का मतलब कि कहाँ पर माउंटेन है, कौन सा फेमस माउंटेन है, कहाँ पर डेजर्ट एरिया है, कहाँ पर प्लेन एरिया है। क्लियर। वहाँ के लेक्स आपने देखी, कौन कौन सी फेमस लेक्स है, और आपने ये भी देखा कि वहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। क्लियर। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में अब साउथ अमेरिका में बचता है कि अब हम साउथ अमेरिका को कंट्री बाय कंट्री देखें कि किस कंट्री में क्या चीज़ें फेमस हैं। तो चलिए, साउथ अमेरिका की पहली कंट्री आती है ब्राज़ील। कौन सी? ब्राज़ील। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर बिना ज़्यादा समय लेते हैं। साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की फर्स्ट कंट्री कौन सी? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में कुछ एक फैक्ट्स कौन देखते हैं। पहली बात तो ये कि ब्राज़ील जो है ये लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की एंड फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है कहाँ पर? इन द वर्ल्ड। क्लियर। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये हम बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के मामले में। जिस समय ब्राज़ील पोर्तुगीज़ की कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब जब पोर्तुगीज़ ने ब्राज़ील पर, पुर्तगालियों ने जब कब्जा कर रखा था, उस समय उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी सल्वाडोर। कौन सी राजधानी बनाई थी? सल्वाडोर। और जब ये पुर्तगालियों की कैद से आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इसकी राजधानी थी रियो डी जनेरियो। ठीक है। और रियो डी जनेरियो के बाद में प्रेजेंट टाइम में इसकी कैपिटल कौन सी है? ब्राज़ीलिया, जो वर्तमान में आप जानते हैं, BRASILIA, ब्राज़ीलिया इसकी वर्तमान राजधानी है। ठीक है। इसका नाम ब्राज़ील पड़ा कैसे? ब्राज़ील में ब्रासिल नाम का एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की लकड़ियां लाल रंग की होती हैं और इस पेड़ को खोजा था सबसे पहले पोर्तुगीज एडमिरल गैब्रियल ने। ठीक है। तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? ब्राज़ील पड़ गया। क्लियर है। एक फ्लीट, मतलब एक पूरा ग्रुप पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के नेतृत्व में वो ब्राज़ीलियन कोस्ट पर 22 अप्रैल पहुंचा। कैब्रल ब्राज़ीलियन मेनलैंड पर पहुंचने वाले फर्स्ट टाइम जब वो पहुंचे थे, कब पहुंचे थे? 22 अप्रैल 1500 को वो वहां पे पहुंचे थे। मतलब ये पुर्तगालियों का पहला बेड़ा था, पहला फ्लीट था जो कहां पर पहुंचा था? ब्राज़ील की मेनलैंड पे पहुंचा था। ठीक है। अगर आप देखना चाह रहे हो तो ब्राज़ील, अगर आपको देख रहा है तो ये जो पूरा येलो कलर्ड है यही है पूरा ब्राज़ील। अब जिन जगहों की बात हमने करी है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये येलो कलर्ड ये पूरा ब्राज़ील हो गया। वर्तमान राजधानी इसकी है ब्राज़ीलिया। इसके पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी रियो डी जनेरियो, ये यहाँ पर है रियो डी जनेरियो। जिस समय ये पुर्तगालियों के कब्जे में था उस समय उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सल्वाडोर को अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये चीज़ बिल्कुल आपको दिख रही होगी। कहाँ पर? ये रहा सल्वाडोर और ये रहा रियो डी जेनेरियो और ये है ब्राज़ील। ये राजधानी कब थी? जब पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया था। ये राजधानी कब थी? जब इनसे आज़ादी मिली। और वर्तमान में राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। क्लियर है यहाँ तक? तो वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में गवर्नमेंट कैसी है? तो डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक यहाँ की गवर्नमेंट है। कैपिटल ब्राज़ीलिया आपको बता दिया। पॉपुलेशन ये है लास्ट अभी तक जो वो है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है? पोर्तुगीज़ है। फिर आगे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर मनी, पैसा, कौन सी करेंसी कौन सी चलती है? रियाल। एरिया इसका ये दे रखा है 32,86,470 स्क्वायर माइल्स या फिर 85,11,965 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है ब्राज़ील। कौन सी? ब्राज़ील एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां से होकर के दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स गुजरते हैं, दो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स गुजरते हैं। कौन कौन से? एक तो ये रहा भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। ठीक है। और दूसरा यहां से क्या रहा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे होकर के दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा या फिर आप क्या बोलते हैं उसको? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और दूसरी कौन सी हो गई? मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉपुलेशन की ब्राज़ील की, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ब्राज़ील की वो कोस्टल एरिया में रहती है, मतलब इसके पूर्वी हिस्से में रहती है, जो अटलांटिक ओशन की तरफ का पोर्शन है वहाँ पर। जो मैक्सिमम रीजन है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। सेल्वास हमने आपके साथ डिस्कस किया है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है अमेजन बेसिन में। ऊपर हमने बताया ना इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी नदी बहती है? अमेजन रिवर। उसका जो बेसिन, मतलब जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। ये हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था।
ये आप देख लो, ईस्टर्न कोस्ट पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। ये है आपका अमेजन बेसिन, ये अमेजन रिवर है, तो अमेजन बेसिन ये वाला रीजन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है उसको आप देख रहे हो, ये क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वास। क्लियर है, ये आपको दिख रहा, क्लियर। अब इसी को, अब आप ये रीजन अगर कंपेयर करोगे तो ये रीजन ब्राज़ील का ये वाला एरिया, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन फॉरेस्ट जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, जो कि ब्राज़ील के इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है, जो ओनली लैंड इकोसिस्टम है। लैंड इकोसिस्टम जहाँ पर हर तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो कहाँ पर है। और ऐसा लैंड इकोसिस्टम जहाँ पर लेयरिफिकेशन है, अलग अलग लेयर पर अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। लेयरिफिकेशन का मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट को पाने के चक्कर में, सूर्य की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी लेने के चक्कर में एक दूसरे से ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लेयर्स में डिवाइड करें तो इसको मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ये फर्स्ट अपर लेयर हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई, और ये कौन सी लेयर हो गई, लोअर लेयर हो गई। अपर लेयर पे आपको क्या मिलेंगी, बर्ड्स, उड़ने वाले जानवर या पक्षी, जो उड़ सकते हैं वो अपर लेयर में आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर में आपको मैक्सिमम क्या मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे और चलने वाले मजबूत जानवर मिलेंगे। और लोअर लेवल जो आपका हो गया, इस पे कीड़े मकोड़े, मच्छर, ये सब मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो वनस्पति होगी, यहाँ पर क्या होगी, छोटी स्मॉलर येलो ग्रास, छोटी पीली घासें होंगी, हार्डवुड्स की होंगी, फिर मीडियम साइज के पेड़ होंगे, और फिर ये बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये होता है लेयरिफिकेशन, कि अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह के जीव और जंतु और अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग हाइट पर, अगर आप उसको कैटेगराइज करो तो। कि नीचे जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। फिर जो थोड़े बड़े पेड़ हैं, इन पर अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। पेड़ जब और बड़े होते जाते हैं तो अलग अलग लेयर पर अलग अलग लेवल के जानवर वहाँ पे रहते हैं। मच्छर भी यहाँ पर होंगे, अलग अलग तरह की पक्षियाँ भी यहाँ पर होंगी, यहाँ पर रेप्टाइल्स भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, सांप बिच्छू वो जो तरह के से हों, चिड़िया जो है, पक्षियों की अलग अलग वैरायटी होगी। पेड़ पौधे क्या है, छोटी मोटी झाड़ियाँ घास फूस हैं, फिर उनसे होकर के थोड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनसे भी बड़े पेड़ और ऊपर होते हैं। इस तरीके से घने जंगल यहाँ पर होते हैं। तो जो इकोसिस्टम में जो लेयरिफिकेशन है, मतलब एक पार्टिकुलर अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं जिनके लिए वो सुटेबल है। ऐसा सिस्टम अभी तक सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता रहा है, वाटर बॉडीज़ में। मतलब समंदर में जब आप जाओगे तो थोड़े से गहरे में जाओगे तो अलग मछलियाँ मिलेंगी, और गहरे जाओगे तो और मछलियाँ मिलेंगी, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग तरह की। और उसके बेसमेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कोरल्स मिलते हैं और तमाम तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। ठीक है, इस इकोसिस्टम में क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की। क्लियर है, आगे अब हम बात करते हैं इन फॉरेस्ट में क्या है कि ये लकड़ियाँ कैसी, हमने पहले ही बताया, हार्डवुड्स होती हैं। और अगर ये हार्डवुड्स हैं तो ये इकोनॉमिकल नहीं होंगी। ये कैसी होंगी, इकोनॉमिकल नहीं होंगी। और ये हार्डवुड की लकड़ियों का जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है उसी को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। यहाँ पर जो मुख्य लकड़ियाँ जो पाई जाती हैं, जो पेड़ हैं, उसमें से रोजवुड है, महोगनी है, रबर का उत्पादन, जो रबर का जो बर्थ प्लेस है वो ब्राज़ील ही है। ठीक है, तो रबर के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। इबोनी हो गया, सिनकोना हो गया, इस तरह के तमाम पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। जिसमें से मुख्य अगर मैं आपसे कहूँ तो जो सिनकोना ट्री है, सिनकोना ट्री ये मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। मलेरिया की जो दवाई बनाई जाती है ना, कुनैन जो दवा होती है जो मलेरिया के लिए यूज़फुल होती है, वो इसी सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे आपसे अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ एक गद्य है, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद के जो प्रणेता थे वो कौन थे, धन्वंतरी ने ही बताया था कि जो रोग जहाँ पर पैदा होता है वहीं पर उसके नष्ट करने का भी इलाज छुपा होता है। मतलब जहाँ से जिस रोग की उत्पत्ति होती है वहीं पर ही उसका इलाज भी होता है। तो मलेरिया, ये मच्छर इन्हीं घने जंगलों से उत्पन्न होते हैं, इसी वजह से इनका इलाज भी इन्हीं घने जंगलों में पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है, सिनकोना। और उसी की छाल से क्या बनाया जाता है, जो दवा बनाई जाती है कुनैन, वही मलेरिया के लिए सबसे यूजफुल दवा है। ठीक, अमेजन फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का फेफड़ा है जो सांस लेता है। लंग ऑफ अर्थ कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला एरिया यहीं पर है। सबसे ज़्यादा घना जंगल है। ठीक है, एवरग्रीन हमेशा हरा भरा रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाला एरिया यहीं पर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्राज़ील में खेती की, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें।
इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ब्राज़ील में ही एक सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा जो है वो ब्राज़ील में ही पाई जाती है। क्या है ये? वाल्सा। ठीक है, ये लकड़ी है वाल्सा। कहीं कहीं पर ये आपको बालसा लिखा मिलता है, BALSA, बालसा लिखा मिलता है। तो वाल्सा पूरे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है जो ब्राज़ील में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है ब्राज़ील की एग्रीकल्चर की। तो ब्राज़ील एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर खेती की जाती है। ऐसे तो दक्षिण अमेरिका के मैक्सिमम सिर्फ 10% हिस्से पर खेती होती है। कितने परसेंट हिस्से पर? सिर्फ 10% क्षेत्रफल पर खेती होती है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो ब्राज़ील के पास नहीं, वो अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास में है, वहाँ खेतियाँ ज़्यादा होती हैं। लेकिन ब्राज़ील भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसकी इकॉनमी इस पर भी डिपेंड करती है। तो ब्राज़ील में किन चीज़ों की पैदावार होती है अगर हम बात करें तो यहाँ की पहली फसल है कॉफ़ी। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में ब्राज़ील की वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में होता है। आगे बढ़ते, ब्राज़ील का कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग फील्ड यानी कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में एक डार्क कलर की मिट्टी पाई जाती है जिसको टेरा रोसा मिट्टी कहते हैं या टेरा रोक्सा मिट्टी कहते हैं। ये साउदर्न ब्राज़ील में पाई जाती है और ये फेमस है किसके लिए? कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। कॉफ़ी का उत्पादन इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये फेमस है किसके लिए? टेरा रोसा सॉइल फेमस है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए इस मिट्टी को कॉफ़ी सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि कॉफ़ी ओरिजिनली ब्राज़ील की फसल नहीं है, ओरिजिनेटेड है कहाँ की? कॉफ़ी एक्चुअल में कहाँ पे उत्पन्न हुई थी? इथोपिया में, यहाँ पर इसकी पैदावार शुरू हुई थी। लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे उत्पादित की जाती है? ब्राज़ील में। और साओ पोलो जो ये कॉफ़ी कलेक्टिंग सेंटर है कहाँ पर? ब्राज़ील में। साओ पोलो है कहाँ? ये देखो, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो साओ पोलो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये रहा साओ पोलो, जूम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये है साओ पोलो। ठीक है, अब साओ पोलो का जो आप ये एरिया देख पा रहे हो साओ पोलो, इसका आउटपोर्ट, आउटपोर्ट का मतलब कि क्षेत्र यहाँ पर है और यहाँ पर समंदर के किनारे जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसका आउटपोर्ट कहते हैं। तो साओ पोलो का जो आउटपोर्ट है वो है सेंटोस। क्या है? सेंटोस साओ पोलो का आउटपोर्ट है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं इसको। तो ये है कि सेंटोस आउटपोर्ट है साओ पोलो का और ये किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट के लिए। साओ पोलो में कॉफ़ी का कलेक्शन होता है, पूरी की पूरी कॉफ़ी कहाँ पर आती है? सेंटोस पर, और सेंटोस से फिर वो क्या हो जाती है? एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, इसी वजह से सेंटोस को कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग पोर्ट कहते हैं या कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। और अब जो सारा माल साओ पोलो में कलेक्ट होता है यहाँ से सेंटोस तक कैसे जाता है? बाई ट्रेन जाता है। तो जो ट्रेन इस कॉफ़ी को साओ पोलो से सेंटोस तक लेकर के जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉफ़ी रेलवे के नाम से वो फेमस है। वो रेलवे किस नाम से फेमस है? फेमस है कॉफ़ी रेलवे के नाम से। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये आप देख रहे हो, अगर हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका साओ पोलो, ये हो गया सेंटोस। साओ पोलो से सेंटोस बाई ट्रेन कॉफ़ी आती है, यहाँ पर कलेक्ट होती है, यहाँ से फिर यहाँ आती है और यहाँ से फिर शिप के द्वारा एक्सपोर्ट हो जाती है जहाँ पर भेजा जाना होता है। ठीक है, तो अब जो ये बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, जो ये रेलवे का जोन है, इसको क्या कहते हैं? कॉफ़ी रेलवे भी कहते हैं। क्लियर? तो कॉफ़ी कलेक्टिंग सेंटर कौन सा हो गया? कॉफ़ी कलेक्टिंग सेंटर हो गया साओ पोलो, एक्सपोर्टिंग सेंटर हो गया सेंटोस। सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट भी कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने वाली रेलवे को कॉफ़ी रेलवे भी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़। अब इसके बाद आता है बेलो हॉरिजॉन्टे। बेलो हॉरिजॉन्टे क्या होता है? बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये बिगेस्ट माइनिंग सेंटर है ब्राज़ील का। ठीक है, ब्राज़ील आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो आयरन ओर का जो सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है वो कहाँ पर होती है? बेलो हॉरिजॉन्टे में। बेलो हॉरिजॉन्टे है कहाँ पर? ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा बेलो हॉरिजॉन्टे, ये रहा। ठीक है, बेलो हॉरिजॉन्टे, यहाँ से क्या निकलता है? आयरन ओर। तो बिगेस्ट माइनिंग सेंटर है किसका? ब्राज़ील का। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा आपका बेलो हॉरिजॉन्टे और ये वाला जो एरिया है ये पूरा क्षेत्र कहलाता है मिनास गिरास। क्या कहलाता है? मिनास गिरास। ये आपका कहलाता है मिनास गिरास, ये वाला एरिया। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ये ब्राज़ील का सबसे एक तरीके से खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र है। ब्राज़ील का जो ये मिनास गिरास क्षेत्र है ये उत्तम कोटि के लौह अयस्क और अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मिनास गिरास राज्य का इताबिरा केंद्र जो है ये लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र है। कौन सा? इताबिरा।
इसको आप लिखोगे तो ऐसे इताबिरा। ये इताबिरा केंद्र जो है कहाँ पर है, मिनास गिरास में ही है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क का वो प्रमुख केंद्र है। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये है मनवास, निग्रो रिवर जहाँ पर अमेजन रिवर से मिलती है उस जगह को हम कहते हैं मनवास, और ये फेमस है किसके लिए, रबर कलेक्टिंग सेंटर के लिए। तो ये रहा मनवास। ये कौन सी आ रही है, निग्रो रिवर आ रही है। इधर से कौन सी रिवर जा रही है, अमेजन रिवर। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं, मनाउस कहते हैं, या मनवास जो आप इसको कह लो। ठीक है, अगर आप इसको मैप पर देखो तो ये मैप पर आपको यहाँ पर ये दिखेगी कि जहाँ पर निग्रो रिवर इससे मिल, ये रहा, ये निग्रो रिवर जहाँ पर इसको मिल रही है यही है। इधर से निग्रो रिवर आ रही है, ये अमेजन रिवर इधर से जा रही है। ये जहाँ पर मिलती है इसी को क्या कहते हैं, मनौस या मनवास कहते हैं। अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप पर देखो तो ये आपको दिखेगा, ये रहा एरिया, ये कौन सा रहा, ये रहा। ठीक है, ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है, निग्रो रिवर। इधर से कौन सी रिवर ये बहती हुई जा रही है, ये है अमेजन रिवर। जहाँ पे मिल रही है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ये मनवास। ठीक है, या मनौस कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रेसिफे। जो सेकंड क्रॉप है ब्राज़ील की वो है शुगर केन, और ये सेकंड रैंक है शुगर केन प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये शुगर केन प्रोडक्शन में कौन सी रैंक रखता है, सेकंड। और इंडिया की फर्स्ट रैंक है, मतलब सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, इंडिया में। और सेकंड नंबर पे कहाँ होता है, ब्राज़ील में। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि चीनी के प्रोडक्शन के लिए तो फर्स्ट रैंक है क्यूबा की। फर्स्ट रैंक ऑफ शुगर प्रोडक्शन इज क्यूबा। ठीक है, रेसिफे है कहाँ पर, आप इसको देखना चाह रहे हैं तो ये रियो डी जेनेरियो, सेंटोस, सल्वाडोर, इसके ऊपर जब आप आ रहे हो तो ये आपको दिख रहा है रेसिफे। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, शुगर केन प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है यहाँ तक, या फिर आगे बढ़ते हैं तो इसको दिखाते हैं। तो ये रहा रेसिफे। ठीक, ये साओ पोलो, यहाँ पर सेंटोस, फिर रियो डी जेनेरियो, आगे बढ़े सल्वाडोर, फिर क्या आ गया, रेसिफे। यहाँ तक क्लियर। चलिए और कुछ जानते हैं। अब इसके बाद बात आती है रियो डी जेनेरियो की। तो ये फेमस है, आप लोग अक्सर पढ़ते हैं। अर्थ समिट जो 1992 में हुई वो कहाँ पे हुई, वो समिट कहाँ हुई थी, रियो डी जेनेरियो में ही हुई थी। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में आपका क्या हुआ था, बिल्कुल सही, विश्व ओलंपिक भी हुआ था। रियो डी जेनेरियो क्या है आपका, ये एक फेमस पोर्ट भी है। ठीक है, ब्राज़ील जो है ये ऑरेंज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया का इस मामले में का कौन सा नंबर है, 4th नंबर है। संतरों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है, ब्राज़ील, और इंडिया किस नंबर पर है, 4th नंबर पर है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि सोया प्रोडक्शन के लिए, तो सोया प्रोडक्शन में भी किसमें, सोया प्रोडक्शन में भी ब्राज़ील की सेकंड रैंक है। सोया प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसका है, तो फर्स्ट रैंक है यूएसए का। यूएसए फर्स्ट रैंक होल्ड करता है सोया प्रोडक्शन में, जो आगे चल करके जिससे आप सोयाबीन और उसके ऑयल और ये सारी चीज़ें बनाते हो। तो सोया प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, और फर्स्ट नंबर पर कौन है, यूएसए। ब्राज़ील में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक खान है अमापा। कौन सी, अमापा। अमापा खान से विश्व की जो ये है, ये विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज़ की खान है। किसकी खान है, मैग्नीज़, जो Mn है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी खान अगर आपसे पूछा जाए माइन कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है अमापा। और अमापा कहाँ पर पाई जाती है, ये ब्राज़ील में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीज़ का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं पर होता है तो वो कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्राज़ील में। इंडिया सेकंड रैंक पर है। मवेशी का मतलब हो गया कि ऐसे जानवर जो खुले हुए फील्ड में घूम रहे हैं और जिनका कोई मालिक नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप देखते हो शहरों पर गाय, बैल, भैंस, ये सब आपको टहलते हुए मिल जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, मवेशी कहते हैं। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील किस पर है, फर्स्ट रैंक पर है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया जो है, इंडिया भी पीछे नहीं है, ये सेकंड रैंक पर है मवेशियों की संख्या को लेकर के। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडिया के बाद ब्राज़ील थोरियम के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक रखता है। इंडिया का फर्स्ट रैंक है, इंडिया किस नंबर पर है, पहले नंबर पर, और ब्राज़ील जो है वो सेकंड नंबर पर है। किसमें, थोरियम के उत्पादन में। और ये हमने आपको बताया ही कि जो वालसा है, वालसा नाम का जो पेड़ है, इसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है, इसलिए हल्की होने की वजह से इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, नौका बनाने के लिए। ठीक है, नाव बनाने के लिए या शिप्स बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वालसा की लकड़ी का। क्यों, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। अगर हम आपको बताएं तो ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा नगर है वो है साओ पोलो।
कौन सा है? साओ पोलो जो है ये पूरे ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर है। और इतना ही नहीं, ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नगरीय समूह भी है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नगरीय समूह कौन सा है? साओ पोलो। और अगर आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं तो साओ पोलो ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सिचुएटेड है। किस पर सिचुएटेड है ये मकर रेखा पर स्थित है साओ पोलो। देखो, दक्षिण अमेरिका में जो है कि दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको कहते हैं रेड इंडियन। तो मूल कौन से हो गए? रेड इंडियंस हो गए। यहाँ पर और मिश्रित प्रजातियाँ भी विकसित हुई हैं जिनमें मेस्टिजो, मुलाटो और जैम्बो है। मेस्टिजो इंडियन एंड यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से ये बने हैं। अगर हम बात करें मुलाटो की, तो मुलाटो किसका किसका ब्रीड है? ये अश्वेत यानी काले लोगों की और यूरोपीय लोगों के मिश्रण से, यूरोपीय प्रजातियों के मिश्रण से बने हैं। और जो जैम्बो प्रजातियां हैं ये अश्वेत और इंडियन, इसकी अश्वेत और इंडियन के मिश्रण से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस प्रजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि मेस्टिजो प्रजाति ऐसी है जिसकी जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अगर हम बात करें ब्राज़ील के इधर पूर्वी, यहाँ पर पूर्वी तट की अगर हम बात करें तो इसके पूर्वी तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है। कौन सा? भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन सी क्लाइमेट है। ठीक है। ये सिर्फ ब्राज़ील के पूर्वी क्षेत्र पर नहीं, उरुग्वे और अर्जेंटीना के भी पूर्वी क्षेत्र पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होता है? मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। ठीक है। एक और चीज़ आप जान लो कि दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसका? आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का महाद्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की बहुत सारी वर्सेटाइल वैरायटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, स्पेशली अमेजन फॉरेस्ट में और फिर बाकी जगहों पर भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब आता है साउथ अमेरिका। इसमें अगर हम बात करें किसकी? उरुग्वे की। कौन? उरुग्वे। उरुग्वे है कहाँ पर? आप देख रहे हो, ये रहा उरुग्वे और इसकी कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। ठीक है। उरुग्वे में अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? मोंटेवीडियो। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? ला प्लाटा एस्चुअरी पर। ला प्लाटा एस्चुअरी कौन सी? जहाँ पर पराग्वे, पराना और उरुग्वे तीनों रिवर जहाँ पर जाके मिलती हैं, उस तीनों मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ला प्लाटा एस्चुअरी। तो ला प्लाटा एस्चुअरी पर ही सिचुएटेड है इसकी कैपिटल कौन सी? मोंटेवीडियो। ठीक है। और साउथ अमेरिका शहरीकरण जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा हुआ है वो कंट्री है उरुग्वे। कौन सी? उरुग्वे। तो आप अगर इसको देख रहे हो तो इसकी कैपिटल कौन सी? ये रही ना, ये रही मोंटेवीडियो। ये रही मोंटेवीडियो और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ला प्लाटा एस्चुअरी पर। ये रहा मोंटेवीडियो, ला प्लाटा एस्चुअरी पर ये सिचुएटेड है। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा मीट कंजम्पशन जो है, क्या है? पर कैपिटा मीट कंजम्पशन जो है पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है उरुग्वे में। प्रति व्यक्ति मीट का जो कंजम्पशन है, जो मीट की खपत है, मांस की खपत है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उरुग्वे में। अब बात आती है उरुग्वे में अगर इतना ज़्यादा पर कैपिटा मीट कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन तो यहाँ पर है नहीं। सप्लाई कहाँ से आती है? तो सप्लाई अगर आप देख रहे हो तो सप्लाई यहीं इसके बगल से आती है। ये रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना मीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, तो ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और ये सबसे बड़ा इसका कंज्यूमर है। तो यहाँ से प्रोड्यूस होकर के यहाँ पर सप्लाई हो जाता है। क्लियर? ठीक है। तो ये बातें हो गई इसके लिए उरुग्वे के बारे में। साउथ अमेरिका की अगली कंट्री है अर्जेंटीना। साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की लोकेशन आपको ये दिख रही है। ये टोटली कहाँ पर है? साउथ हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा इससे होकर के गुजर रही है। अगर आप देखो तो ये रही मकर रेखा जो अर्जेंटीना के बिल्कुल उत्तरी हिस्से से होकर गुजर रही है। ठीक है। अर्जेंटीना की बात करें तो साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? ब्राज़ील। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अर्जेंटीना। अगर आप इसके साउथ में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टेरा डिल फ्यूगो, इसका क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो सेपरेट करता है किसको? मेनलैंड को बाय मैगलन स्ट्रेट। ठीक है। कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय चिली। किससे होता है इधर? चिली और बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील एंड उरुग्वे। ये किसके किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राज़ील और उरुग्वे के साथ में। ठीक है। मुख्य भूमि को टेरा डेल फ्यूगो, इन दोनों को कौन सेपरेट करता है? यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट है जो अर्जेंटीना
का मुख्य भूमि और टेरा डेल फ्यूगो वाले पोर्शन को सेपरेट करती है। ब्राज़ील के बारे में अगर और कुछ बातों को जानते हैं, पहली बात तो ये कि साउथ अमेरिका की इकलौती डेवलप्ड कंट्री है। पूर्ण रूप से विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना। पंपास यहाँ पर पाया जाने वाला टेम्परेट ग्रासलैंड है। अर्जेंटीना में पाया जाने वाला टेम्परेट ग्रासलैंड। पंपास उरुग्वे में भी फैला हुआ है। अल्फा अल्फा एक स्पेशल तरह की घास है जो बहुत ही पोषक होती है। किसके लिए? जानवरों के लिए। अल्फा अल्फा कैसी है? एक स्पेशल घास है जो न्यूट्रिएंट ग्रास है। न्यूट्रिएंट ग्रास का मतलब कि जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसके लिए? जानवरों के लिए। यही वजह है कि अर्जेंटीना में क्या होता है? कैटल रियरिंग सबसे ज़्यादा होता है। डेयरी इंडस्ट्रीज एंड मीट इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर डेवलप होंगी इसकी वजह से? बिल्कुल सही, यहीं पर डेवलप होंगी अर्जेंटीना में। इसी वजह से यहाँ पर डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट और मीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। और उसका कंजम्पशन कहाँ होगा? तो अर्जेंटीना के जस्ट बगल में ही आप जानते हैं कि उरुग्वे वर्ल्ड का पर कैपिटा मीट कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है ये। ठीक है, तो जहाँ पर ये घास पाई जाएंगी वहीं पर क्या होगा? कैटल रियरिंग सबसे ज़्यादा होगा, डेयरी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी, डेवलप करेगी, मीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। तो ये बीफ प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अर्जेंटीना क्या कर रहा है कि ये वीट फार्मिंग, इसी घास के एरिया में, ये जो वाला एरिया था कौन सा? अल्फा अल्फा एरिया, यहाँ पर गेहूं की खेती करने के लिए इसको तैयार कर रहा है और इसको इसने डेवलप किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप का मतलब होता है अर्धचंद्राकार। कैसा आकार? अर्धचंद्राकार। एक अर्धचंद्राकार फील्ड डेवलप हुआ है जिसको क्या कहते हैं? वीट क्रिसेंट कहते हैं। क्रिसेंट शेप वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है तो इसको वीट क्रिसेंट कहते हैं। ठीक है, गेहूं का अर्धचंद्राकार पैदावार क्षेत्र। क्लियर? यहां इस क्षेत्र में गेहूं बहुत प्रचुर मात्रा में गेहूं की पैदावार यहां पर की जाती है। ये इसका विस्तार अगर हम बात करें आपके, तो अर्जेंटीना के रोजरियो से बाहिया ब्लांका तक ये फैला हुआ है। कहाँ से? अर्जेंटीना के रोजरियो से बाहिया ब्लांका तक ये क्रिसेंट क्षेत्र जो वीट क्रिसेंट है ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हमको फिर मिलता है पैटागोनियन प्लेटू। ये एक कोल्ड डेजर्ट है। शिप रियरिंग एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है इस रीजन की। भेड़ पालन सबसे ज़्यादा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर। तो अर्जेंटीना भी एक मतलब ठीक ठाक उनका प्रोडक्शन कर लेता है, वूल का प्रोडक्शन करता है और उसके मटेरियल्स को बेचता है। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ अर्जेंटीना की, तो उसमें पहले नंबर पर आता है ब्यूनस आयर्स। ये इसकी बिगेस्ट सिटी है जो ला प्लाटा एस्चुअरी पर सिचुएटेड है और ये इसकी कैपिटल सिटी भी है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अगली सिटी की हम बात करें तो अगला आता है कार्डोबा। कार्डोबा एक हिल स्टेशन है। जैसे इंडिया में हिल स्टेशन है मसूरी, उसी तरीके से अर्जेंटीना का हिल स्टेशन कौन सा है? अर्जेंटीना में एक हिल स्टेशन है कार्डोबा। आगे अगर हम बात करते हैं मेंडोजा, तो मेंडोजा एक ट्रांसपोर्ट सिटी है। किसके लिए यूज होती है? ट्रांसपोर्ट सिटी है। ट्रांस साउथ अमेरिकन हाईवे जो है, जो वालपरेसो से ब्यूनस आयर्स के लिए जाता है, वो मेंडोजा से होकर क्रॉस होता है। कहाँ से? वालपरेसो। वालपरेसो कहाँ? चिली। वहाँ से होता हुआ ब्यूनस आयर्स तक जो एक ट्रांस साउथ अमेरिकन हाईवे जाता है वो मेंडोजा से होता हुआ गुजरता है। तो मेंडोजा कैसी है? ट्रांसपोर्ट सिटी है। आगे साउथ अमेरिका में सिर्फ 10% लैंड पर ही एग्रीकल्चर की जाती है और इस 10% एग्रीकल्चरल लैंड का जो मैक्सिमम एरिया है वो अर्जेंटीना में है और दूसरा कहाँ पर है? उरुग्वे में। अर्जेंटीना और उरुग्वे में इस 10% का मैक्सिमम पोर्शन है। मक्का, मेज जिसको आप बोलते हो, ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की फसल है और इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना में होता है। किसका हम बात कर रहे हैं? मेज या मक्के की। अर्जेंटीना के नॉर्थ में इस वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्सी लैंड है, दलदली क्षेत्र है और इस क्षेत्र को हम कहते हैं ग्रान चाको। ये आप देख रहे हो, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ग्रान चाको। इस एरिया में सिंचाई किसके थ्रू होती है? तो बिल्कुल सही, ट्रिब्यूटरीज ऑफ पराना रिवर। पराना रिवर के ट्रिब्यूटरीज से इस ग्रान चाको एरिया की क्या होती है? सिंचाई होती है। ये मार्सी लैंड है। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? अर्जेंटीना के नॉर्थ में। अगर आप जलवायु की बात करो तो देखो, मकर रेखा के नीचे होने की वजह से जो मैक्सिमम एरिया इसका है अर्जेंटीना का, वो टेम्परेट जोन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो ईस्ट टू वेस्ट अगर आप जाओ तो ये क्या होती है? डिक्रीज करती है। इधर थोड़ी बहुत बारिश होती है, जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाओगे इधर बारिश नहीं होती है। क्लियर है? अर्जेंटीना में खनिजों का अभाव के कारण खनिज आधारित उद्योगों का अभाव है। ठीक है, लेकिन खनिज तेल और यूरेनियम की उपलब्धता है यहाँ पर अर्जेंटीना में।
ऐसे तो नॉर्मल कोई है नहीं मिनरल्स, लेकिन अगर यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो अवेलेबल मिनरल्स हैं उनमें कौन सा है, खनिज तेल और यूरेनियम की उपलब्धता अर्जेंटीना में है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे वीडियोस देखिए। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, किसी भी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। आपके जो भी सजेशंस, जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आप कमेंट में हमसे पूछिए, हमें बताइए, कमेंट जरूर करिए। वीडियो आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी लगती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, जिससे हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। और सबसे पहली बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को तुरंत दबाइए, जिससे हर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।